हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास बंसल यूट्यूब चैनल विकास में सब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। ज्यामिति की लाइव क्लास आज से हमने स्टार्ट की थी शाम को 4 बजे से, लेकिन इंटरनेट खराब होने के कारण, इंटरनेट की स्पीड खराब होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसके चलते मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। जो आप कल हम लाइव थे उसमें कई लोगों को बहुत दिक्कत आई थी, तो वो सही तरीके से नहीं देख पाए थे, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह देख पाएंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो देखो दोस्त, हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यामिति के बारे में। तो ज्यामिति जो शब्द है दोस्त, ज्यामिति शब्द आपके सबसे पहले हम बात करें ज्यामिति शब्द की, तो ज्यामिति शब्द जीईओ प्लस मेट्रॉन इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जीईओ इसका मतलब होता है पृथ्वी और मेट्रोन का मतलब मां। तो ऐसा माना गया कि ज्यामिति शब्द का जो प्रयोग है वो पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भूभाग की माप के लिए किया गया होगा। ठीक है। तो ज्यामिति में सबसे पहले हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, ज्यामिति का इंट्रो अगर हम देखें तो इसमें हम सबसे पहले एक गणितज्ञ की बात करते हैं, और उस गणितज्ञ का नाम था, आप सभी ने सुन रखा होगा, थेल्स। उस गणितज्ञ का नाम क्या था दोस्त? थेल्स। जो ये थेल्स नामक गणितज्ञ था, इस थेल्स ने ज्यामिति की सबसे पहली प्रमेय का मतलब ज्यामिति की सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति वाली प्रमेय दी थी। कहने का मतलब उत्पत्ति मतलब प्रूफ, कहने का मतलब इसने एक प्रमेय दी जिसका इसने प्रूफ भी दिया, मतलब प्रूफ देने वाला। ज्यामिति की पहली पहली प्रमेय कौन सी थी, मतलब किसने दी थी? थेल्स ने दी थी। और वो प्रमेय क्या थी? प्रमेय थी कि जो वृत्त होता है, कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है दोस्त? विभाजित करता है। ये किसने बताया है? आपके थेल्स ने बताया। और भी थेल्स प्रमेय हम बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगी थेल्स प्रमेय आपके लिए। थेल्स प्रमेय सिर्फ ज्यामिति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मेंसुरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है थेल्स प्रमेय, जिसमें आप शंकु को काटोगे, बेलन को काटोगे और बहुत कुछ को भी काटने वाले हो। ठीक है। तो थेल्स की बात करें, थेल्स का एक शिष्य था दोस्त। ये चीज पूछी गई है कि ज्यामिति की सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति वाली प्रमेय किसने दी थी, कौन से गणितज्ञ ने दी थी? तो क्या आंसर दोगे दोबारा अगर ये सवाल आता है? थेल्स। ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल जो पूछा गया, मैं बिल्कुल बेसिक सवाल की बात कर रहा हूं आपके सामने। तो थेल्स का शिष्य कौन था? थेल्स का शिष्य था दोस्त पाइथागोरस। और ये सवाल भी आपसे एग्जाम में, रेलवे की एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसको आप जीके का समझ लो, मैथ का समझ लो, जिसका समझना है उसका समझ लो। बात क्लियर है दोस्त? तो अब दोस्त इसमें बात करें, इन दोनों के बाद में एक गणितज्ञ है जिसका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है दोस्त? यूक्लिड। यूक्लिड गणित का एक प्रोफेसर था। ठीक है। यूनानी थे ये। ठीक है। ये प्रोफेसर था जिसने क्या किया, जो ज्यामिति अलग थलग पड़ी हुई थी उस पूरी ज्यामिति का संकलन किया क्रमबद्ध तरीके से, और अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जिसका? एलिमेंट्स ग्रंथ का नाम। उस ग्रंथ में इसने सब चीजों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा, बिंदु, रेखा, किरण, कोण, समतल, हर एक चीज, त्रिभुज, चतुर्भुज। इसने जो आपको बताया ये 2D के बारे में इसने बताया, 3D के बारे में भी इसने कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो जाती है। ज्यामिति यूक्लिड जो है ना, यूक्लिड, हम यूक्लिड की ज्यामिति भी पढ़ते हैं, यूक्लिडियन ज्यामिति। ठीक है। इसलिए ज्यामिति को कुछ विद्वान लोग ज्यामिति का जो जनक है वो किसको भी मानते हैं? आपके यूक्लिड को मानते हैं। किसको मानते हैं? यूक्लिड को। ठीक है। यूक्लिड ने जो परिभाषाएं दी, जैसे बिंदु की परिभाषा दी, रेखा की भी दी, और समतल की भी दी, कोण की दी, हर एक चीज की परिभाषा इसने देने की कोशिश की। तो इसमें ये जो 3 चीजें हैं, बिंदु, रेखा और समतल, इन 3 चीजों को अपरिभाषित माना गया। किसने माना अपरिभाषित? परिभाषा तो दी यूक्लिड ने, लेकिन अपरिभाषित किसने मान लिया? विद्वानों ने। जैसे
यूक्लिड ने बिंदु की परिभाषा दी कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, बात आई भाग क्या होता है, फिर भाग की परिभाषा दी गई। ठीक है, फिर बात आई कि भाग जिसमें क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्रफल की परिभाषा दी गई, और इस प्रकार कई सारी परिभाषाएं बनती गई। और जब परिभाषाएं बनती जा रही थी तो लास्ट में जाके गणितज्ञों ने इन 3 परिभाषाएं बिंदु, रेखा और समतल को अपरिभाषित मान लिया, लेकिन इनको हम क्लियर तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। बात क्लियर है? पर अपरिभाषित का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सोचोगे 0/0 ये अपरिभाषित है ना, वो अलग है, ये अलग है। बात समझना यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हटाते हैं इन चीजों को। तो देखो बात ये है, अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे बात करूं दोस्त यहाँ पर, तो मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल एंड डायगोनल्स। पॉइंट यानी बिंदु, लाइन यानी रेखा, ट्रायंगल त्रिभुज, और डायगोनल विकर्ण। ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? विकर्ण। ओके, पॉइंट बिंदु, रेखा, त्रिभुज और विकर्ण। तो देखो भाई आगे देखते हैं। इसमें मैं बात करूं बिंदु की, पॉइंट। तो बिंदु है क्या? बिंदु अगर हम बात करें, परिभाषा तो दी गई। ठीक है, तो परिभाषा दी गई, पहले तो दी गई कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। फिर हमारे जैसे गणितज्ञ आए, उन्होंने और परिभाषाएं दी, और अच्छे से परिभाषित करने के बारे में सोचा। तो मैं उनके बारे में बताता हूं कि भैया बिंदु वह है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या होती है दोस्त, वो क्या होती है? 0 होती है। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 0 होती है। बिंदु की लेंथ, ब्रेड और आपकी हाइट तीनों क्या होती है दोस्त? 0 होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ओके, इसमें अगर हम आगे बात करें, जैसे बिंदु, ये बिंदु बनाया हमने। ठीक है, बिंदु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। आपकी इच्छा है किसी भी लेटर से प्रदर्शित कर दो, ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये किया जाता है। ठीक है, अब बिंदु जितना छोटा होगा, जितना बारीक डॉट बनाओगे, उतना ही वह आदर्श बिंदु कहलाता है। कैसा बिंदु कहलाता है? आइडियल पॉइंट, आदर्श बिंदु। जितना पेंसिल की नोक से इस समतल पर जितना बारीक डॉट बनाओगे, उतना ही वो आइडियल पॉइंट या आदर्श बिंदु कहलाएगा। ये सभी को क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, थोड़ा सा एक छोटी सी चीज की बात और करनी है हमें यहाँ पर। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेखा, किरण और रेखाखंड। रेखा इट मीन्स लाइन, किरण इट मीन्स रे, और रेखाखंड लाइन सेगमेंट। देखो भाई, रेखा क्या है? रेखा के बारे में आपको इतना से पता होना चाहिए कि भाई ये एक बिंदु ए इधर है, एक बिंदु ए बी इधर है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान। हम बोल सकते हैं कि रेखा के दोनों अंतिम छोर जो हैं, दोनों अंतिम छोरों को, मतलब दोनों अंतिम छोर कैसे होंगे? अज्ञात होंगे। मतलब इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किरण की अगर हम बात करें कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो क्या आता है, लेकिन अंतिम बिंदु कहाँ होगा? अब इसे इधर की तरफ चलते जा रहे हो, जैसे ए बिंदु से आप बी बिंदु की ओर चले, अब पता नहीं कहां तक जाना है। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है? किरण है। ओके, लेट्स सी। रेखाखंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेखाखंड क्या होगा? जैसे दो बिंदु हैं, ये ए और बी, दोनों बिंदु फिक्स हैं। इन दोनों बिंदुओं की दोनों बिंदुओं से जो मिलकर बन रही है, ये क्या होगा आपका? रेखाखंड। तो रेखाखंड को जनरली हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? इस प्रकार से, ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं, मतलब बार टाइप का सा। ठीक है, बाद में जाके हम रेखा, किरण और रेखाखंड तीनों को ही हम, जैसे ए बी, यही रेखा, यही रेखाखंड और यही किरण, तीनों को हम डिफॉल्ट रूप में हम ए बी इस प्रकार लिख देते हैं। ऊपर कोई तीर का निशान या कुछ भी हम नहीं लगाते हैं, जैसा कि हमें सवालों में दिखता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेखा, किरण और रेखाखंड को प्रदर्शित दोस्त कैसे किया जाता है। अब थोड़ा सा इसमें हम आगे बात करें, तो यहां पर जैसे आपसे बोला जाए कि एन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, एन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो दोस्त इसको हम लिखते हैं NC2। किसके बराबर लिखते हैं इसको? NC2।
जिसका मतलब है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये NCR का मतलब होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 5 बिंदुओं से ये सवाल ये है, 5 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो हम बोल देंगे 5C2 या फिर 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 माइनस 1, 4/2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 10। तो 5 बिंदुओं से गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपके सामने, 5 गुणा 2 कितना हो गया दोस्त आपके सामने, 10 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को। अगर ये होता 15 कि 15 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, तो क्या करते, 15 गुणा 15 में से 1 कम करो 14 बटे कितना कर देते 2। तो दोस्त आंसर क्या आ जाता 15, ये 7 बार कट जाता, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितना होता है 100, 15 सत्ते कितना होता है 105। ठीक है, ये सवाल का क्या हो जाता दोस्त, आंसर हो जाता। ठीक है, ALP ने जो सवाल पूछा था वो 10 बिंदुओं के लिए पूछा था, तो 10 बिंदुओं की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो 10 इंटू 9 बटे 2 कर देते, तो आंसर कितना आ जाता आपके सामने, 45 आ जाता। जो LDC ने जो पेपर में सवाल पूछा था, LDC राजस्थान का जो पेपर हुआ था सन 2018 में 19 अगस्त को, उस पेपर में सवाल जो पूछा था वो सिर्फ 4 बिंदुओं के लिए पूछा था कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाली अधिकतम रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करते, यहाँ थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, 5C2 वगैरह नहीं, जैसे हो जाता 4C2, कितना हो जाता 4 इंटू 3/2, तो कितना आ जाता है ये आपके सामने 6। ये सवाल का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। बात सभी को क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा और आगे हम बात कर रहे हैं दोस्त, तो एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए संरेख का और असंरेख बिंदु का। तो मैं पहले वो बता देता हूं संरेख बिंदु क्या है और असंरेख बिंदु क्या है। संरेख बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स। संरेख बिंदु क्या होते हैं दोस्त कि 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा में हो तो वो कौन से बिंदु कहलाते हैं, आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे 1 2 3, ये 3 बिंदु हैं, एक रेखा में है, तो ये कौन से बिंदु कहलाएंगे आपके, संरेख। अच्छा 4 बिंदु होते और ये एक ही रेखा में है, तब भी ये क्या कहलाएंगे दोस्त, संरेख। क्या नाम बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉलिनियर। ठीक है, एक होता है आपके असंरेख बिंदु, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा में ना हो या न हो, बस न हो, इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने लिखा 3 बिंदु, तो 3 असंरेख बिंदुओं से कौन सी आकृति बनेगी दोस्त, आपके त्रिभुज बनेगी। ठीक है, 4 असंरेख बिंदुओं की बात करें तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, ये चतुर्भुज, लेकिन जरूरी नहीं है चतुर्भुज बनेगी। हो सकता है 3 बिंदु संरेख हो और 1 बिंदु अलग हो, तो ये आपकी आकृति कैसी बन रही है, 2 त्रिभुजों को मिला के बन रही है कुछ इस प्रकार से। तो 3 असंरेख बिंदुओं से हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण होता है, लेकिन 4 असंरेख बिंदुओं से एक चतुर्भुज का निर्माण हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए सवाल भी पूछा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब किस आकृति का निर्माण होता है। ओके, ठीक है। क्या है सवाल, ये आपके सामने कि एक समतल पर 20 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, एक समतल पर 20 बिंदु हैं। 20 पॉइंट्स आर इन ए प्लेन। ठीक है, जिनमें से लिख देते हैं यहां पर सवाल में, जिनमें से 8 बिंदु संरेख हैं। 8 बिंदु कैसे हैं दोस्त, संरेख हैं। तो अधिकतम इन बिंदुओं से मतलब कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अधिकतम कितनी रेखा
गुजर सकती है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो जरा देखो दोस्त, क्या करेंगे कि एक समतल पर 20 बिंदु है तो हम ये लिख देंगे BC2। लेकिन आपने देखा कि 8 बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, तो 8 बिंदुओं से जो रेखा बनती उनको हटा दो, तो इसको लिख देंगे -8C2। लेकिन दोस्त होगा क्या, आप समझना कि 8C2 तो हम हटा देंगे, लेकिन जो 8 बिंदु संरेख हैं उनसे एक रेखा का निर्माण और होगा, और जो एक रेखा का निर्माण होगा इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का a। तो दोस्त आंसर क्या आने वाला है, इसको लिख देंगे 20 × 19/2, यहाँ पर माइनस ये क्या आ जाएगा 8 × 7/2 और प्लस है कितना 1। ओके, तो जरा देखो कितना आएगा, ये 190 माइनस 8 × 7 = 56/2 मतलब 28। और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कुछ हो जाए तो भाई देख लेना आप लोग, गलती हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक में। ठीक है, ये कितना आएगा, शायद 163। इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 7 × 3 = 10, 2 × 6 = 8। ओके, 163 इस सवाल का आंसर होगा, कोई गलती कर सकता है इसको। ठीक है ना भाई। इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा चेंज करके, या मान लो यहाँ पे होता है ये कि 7 बिंदु संरेख हैं, तो आंसर क्या होता, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 7C2, और 7C2 का मतलब क्या होता, 7 × 6/2। ठीक है ना, अरे बात क्लियर है क्या सभी को? हाँ ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता। अब आंसर में यहां लिख देते 7 × 42/2 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपके सामने 20। 190 - 20 जो कि शायद 170 इसका आंसर आने वाला है। अब इस सवाल को थोड़ा सा और चेंज करके हम लिखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो देखो, इसको यहां से हटा देते हैं और मान लो सवाल यहां लिख दिया जाए जिनमें से 7 बिंदुओं का समुच्चय संरेख है तथा 5 बिंदुओं का दूसरा समुच्चय संरेख है, तो अधिकतम कितनी रेखाएं गुजर सकती है। अब की बार सवाल यह है दोस्त, अब की बार क्या किया है कि टोटल 20 पॉइंट है, तो हम यहां लिखते हैं कि भाई 20C2, लेकिन 7 बिंदुओं का एक समुच्चय, 7 बिंदु एक लाइन से हैं, और ऐसे ही 5 बिंदुओं का दूसरा समुच्चय, 5 बिंदु भी एक लाइन से हैं, अलग से वो 5 बिंदु अलग से और। अब इसने ये पूछा है तो बताओ कि यहाँ पर अधिकतम कितनी रेखाएं गुजर सकती है, ये दोनों अलग अलग समुच्चय हैं। ठीक है भाई, तो देखो क्या करेंगे, -7C2 और एक ये कितना 5C2। लेकिन क्या होगा, एक रेखा इन 7 बिंदुओं के कारण बनेगी अलग से, और एक रेखा इन 5 बिंदुओं के कारण से बनेगी, इसलिए। अब इसको सॉल्व कर दें, ये तो कितना आ रहा है आपका, बार बार आप सॉल्व कर चुके हो 190। ठीक, माइनस ये 7 × 6/2 प्लस 1, ये आएगा 5 × 4/2, और ये कितना आएगा प्लस का 1। आंसर इसका कमेंट में पोस्ट करना जो भी इसका आंसर आ रहा है। मैं एक और सवाल लेता हूं दोस्त यहाँ पर। ठीक है, सवाल ये है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, कि एक समतल है जिस पर मान लो 30 बिंदु हैं, जिनमें से 5 बिंदुओं का एक समुच्चय संरेख है, एक में 6 बिंदुओं का समुच्चय संरेख है, और मान लो एक तीसरा सेट और है, ठीक है, संरेख है, और मैं एक और सेट ले रहा हूं दोस्त, यहां पर आपको बोल दिया, तथा तीसरा समुच्चय, या फिर हम बोल सकते हैं तथा 4 बिंदुओं का तीसरा समुच्चय सेट समुच्चय संरेख है, तो अधिकतम कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, मतलब हार्डेस्ट जो सवाल हो सकता है वो उसमें यही पूछ सकता है यहाँ से। फिर प्लेन के सवाल बनेंगे, समतल के सवाल बनेंगे, त्रिभुज के सवाल बनेंगे, जो हम कल की क्लास में लाइव पढ़ने वाले हैं दोस्त। मतलब कल शायद रविवार है, ठीक है, जो भी है ना। तो यहाँ जरा देखो इसको, तो यहाँ पर टोटल 30C2 करेंगे, माइनस
अब ये कितना है आपके पास में 5C2, 5 बिंदुओं का एक समुच्च, ऐसे ही 6 बिंदुओं का 6C2 और एक 4 बिंदुओं का ये भी कितना 4C2 हो जाएगा। सब माइनस में आएंगे, लेकिन +1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हर किसी में अपन +1 हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि जो संरेख बिंदु होते हैं, कितने भी संरेख बिंदु हो उनमें उनसे एक रेखा तो आपकी गुजरती है। तो इस सवाल का भी आप आंसर पोस्ट करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूं, बात क्लियर है। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे दोस्त इसके आगे। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, मतलब इस वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो आता है ना उसको प्रेस कर दिया करें, जिससे क्या है जैसे ही जैसे हम कल क्लास में लाइव आएंगे शाम को 4 बजे, तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।